नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म। सोमवार को वंदे मातरम और मंगलवार को चुनावी सुधार पर लोकसभा में होगी चर्चा। लोकसभा में आज पारित हो सकता है तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़ा संशोधन विधेयक। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। भारतीय नौसेना दिखाएगी अपनी ताकत। तिरुवनंतपुरम में नौसेना दिवस से पहले आज होगा विशेष आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। अमेरिकी दूत विटकॉफ के साथ पुतिन की 5 घंटे चली बातचीत। शांति प्रक्रिया पर नहीं बनी बात। पुतिन की यूरोप को चेतावनी, रूस से युद्ध करने पर करना होगा हार का सामना। और आज रायपुर में होगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट वनडे सीरीज का दूसरा मैच। भारत की नजर सीरीज जीतने पर। सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज तीसरा दिन है। आज से लोकसभा की कार्यवाही के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। सोमवार से शुरू हुए संसद के सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते गतिरोध जारी था। ऐसे में कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विभिन्न दलों की बैठक के बाद यह गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है। आज लोकसभा में बीते 2 दिन से सूचीबद्ध केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। सरकार की कोशिश होगी कि इस विधेयक को पारित भी करा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया था। ये विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर बोझ को बनाए रखना है। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो आज उच्च सदन में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने और चुनावी सुधारों के विषयों पर लोकसभा में अगले सप्ताह चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सर्वदलीय बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में यह सहमति बनने के बाद लोकसभा में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार हैं। वंदे मातरम पर लोकसभा में अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 12 बजे चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। लोकसभा में ही मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधार पर भी चर्चा कराई जाएगी। बुधवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव सुधार पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति बीएसी में इन विषयों पर चर्चा का निर्णय लिया गया था। देश में मोबाइल और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। संचार साथी ऐप के जरिए अब हर नागरिक अपने मोबाइल नंबर की सुरक्षा, फर्जी कनेक्शन और साइबर फ्रॉड की जांच खुद कर सकेगा।
सरकार ने बताया कि ये ऐप डिजिटल कम्युनिकेशन को और सुरक्षित बनाएगा और सिम से जुड़े सभी संभावित दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने इस ऐप की जरूरत और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, जिस पर सरकार की ओर से साफ किया गया कि ये ऐप पूरी तरह से लोकतांत्रिक, स्वैच्छिक और ग्राहक केंद्रित है और यूजर इसे जब चाहे डिलीट कर सकता है। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार ने साफ कहा कि ये ऐप आम उपभोक्ताओं को डिजिटल फ्रॉड से बचाने में मददगार साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप मोबाइल से हटाया जा सकता है और ये उपभोक्ता के रजिस्टर करने पर ही सक्रिय हो सकेगा। दरअसल संचार साथी ऐप को लेकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे और विपक्षी दलों के बीच इस विषय पर चर्चा का भी जिक्र किया था। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए आंकड़ों के जरिए बताया कि ये ऐप कैसे मददगार साबित हो रहा है और डिजिटल सुरक्षा को लेकर ये प्रभावी साबित हुआ है। There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। वहीं बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए संचार साथी ऐप मददगार है। अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसका उपयोग करने की बात है, तो परेशानी क्या है? ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है, उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, फ्रॉड को रोकने का है, चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी दल किसी भी बहाने से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, इसलिए मुद्दे खोज कर ला रहे हैं। नीरज सिंह, राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। देश में दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाली आबादी को मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यरत है। यही वजह है कि साल 2015 से 3 दिसंबर को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से दिव्यांगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उनके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे दिव्यांगजनों का भरोसा पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा मोदी सरकार पर काफी बढ़ा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जिन्हें दुनिया कभी विकलांग कहकर बुलाती थी, उन्हें पीएम मोदी ने कहा दिव्यांग यानी दिव्य शक्तियों के धनी। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक कदम से दिव्यांगजनों को न केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से वे सारी सुविधाएं पहुंचाई गईं, जिसके वे हकदार थे। सबका साथ, सबका विश्वास की परिकल्पना पर आधारित सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिनमें बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। इस योजना में सार्वजनिक भवनों, बसों, ट्रेन जैसे परिवहन नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश में मोदी सरकार से पहले दिव्यांगजनों के प्रति सामंजस्यपूर्ण रणनीति लागू करने का अभाव था। वहीं साल 1995 का दिव्यांगजन अधिनियम सुलभता के मुद्दों को पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करता था। साथ ही दिव्यांगों को अपने अधिकारों की मांग को लेकर सशक्त भी नहीं करता था। और इसी अंतर को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुगम्यता को राष्ट्रीय विकास में सबसे आगे लाने के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। हमारे यहाँ रेल के डिब्बे में जाना है, सामान्य मानवी के लिए तो कुछ मुश्किल लगता नहीं। बस में चढ़ना है, सामान्य मानवी को लगता नहीं। हमने आकर के एक सुलभ योजना का बड़ा अभियान चलाया। देश भर में सरकारी हजारों की ऐसी जगह पर ढूंढ के निकाली है
जहां सामान्य ऐसे नागरिकों को जाना है तो वहां दिव्यांगजनों को भी जाना है, तो उनके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म अलग प्रकार से हो, ट्रेन के अंदर चढ़ने का उनके लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाए। आंकड़ों के अनुसार सुगम्य भारत अभियान के तहत भारत सरकार के 1314 भवनों को करीब 563 करोड़ रुपए खर्च कर उन्हें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया। वहीं 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने का काम पूरा हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट को 2014 के 338 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई है। कौशल विकास योजना के तहत लगभग 148 करोड़ रुपए की लागत से 1,42,000 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद योजना शुरू की गई। सरकार की सोच और नीतियों में परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि भारत ने पैरालंपिक और एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड मेडल हासिल किए। पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में भारत ने अपने सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुगम्य भारत अभियान एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस आयोजन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, संसद सदस्य, अधिकारी और इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग भी उपस्थित रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। तेलंगाना सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन और राजनिवास का नाम लोक निवास करने का फैसला किया है। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस सिफारिश के बाद लिया गया जिसका मकसद औपनिवेशिक दौर की शब्दावली से हटाना है। इससे पहले 8 राज्य ऐसे बदलाव लागू कर चुके हैं और अब तेलंगाना भी इस सूची में शामिल हो चुका है। सरकार के अनुसार इन सभी बदलावों का मकसद ये दिखाना है कि सरकार का काम शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जनसेवा है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड पर 30 नवंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वहीं नतीजे दोपहर तक घोषित होने की संभावना है। 2022 में इन वार्डों में से 9 पर बीजेपी और 3 पर आप ने जीत हासिल की थी। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार खुराना 3 वर्षों तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से इस मामले की सुनवाई और सभी संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि NIA अब तक इस धमाके में 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। BLO पर दबाव, मृत मतदाताओं के नाम ना काटने और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोपों ने माहौल और गर्म कर दिया है। BLO पर दबाव, मृत मतदाताओं की वजह से यहां पर काफी गहमागहमी है और इस बीच राज्य के नदिया जिले के नवद्वीप क्षेत्र में वार्ड 4 और 5 के नाले के पास से बड़ी संख्या में वोटर कार्ड बरामद हुए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वोटर कार्ड उनके घरों में मौजूद है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये अतिरिक्त या नकली वोटर कार्ड कहां से आए। इस घटनाक्रम के बाद से इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। আমরা এখানে বাথরুম করতে এসেছিলাম এই প্রতাপনগর মেইন রোড চিলড্রেন্স বিজ্ঞান একাডেমি স্কুলের সামনে। দেখি কত ভোটার কার্ড, মানে গাদা কয়েকশো ভোটার কার্ড পড়ে আছে এবং দেখলাম ড্রেনের মধ্যেও একটা মানে ব্যাগ পড়ে আছে, হয়তো ব্যাগটার মধ্যে ফেলতে এসেছিল, আমরা দেখিনি ব্যাগের মধ্যে কী আছে, হয়তো ওটা ফেলতে গিয়ে পড়ে গেছে। কয়েকশো ভোটার কার্ড নতুন এবং পুরনো এবং নতুন, এটা অবাক কাণ্ড। একদম লোকাল ঠিকানা রয়েছে, লোকাল নবদ্বীপের ঠিকানায় মাথাপুর রোড, অর্থাৎ এই এলাকা 4 নম্বর ওয়ার্ড। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकाया है। भरतपुर विधानसभा के टीएमसी विधायक ने बेलडांगा के एसडीपीओ पर मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए जमीन खरीदने में बाधा डालने का आरोप लगाया। कबीर ने एसडीपीओ को टीएमसी की सरकार बनाने के पीछे मुस्लिम वोट बैंक की ताकत की धौंस दिखाते हुए कहा कि मुसलमान वोट देकर सरकार बनाएंगे और आप लोग आरएसएस की दलाली करेंगे। क्या आरएसएस की सरकार चल रही है? कबीर ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा और बहरामपुर से रेजीनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग उनके कब्जे में रहेगा। विधायक यही नहीं रुके और उन्होंने एसडीपीओ को कॉलर पकड़कर खींचने की धमकी देते हुए कहा कि मुझसे पंगा लेने मत आना। यह घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासनिक बैठक के लिए मुर्शिदाबाद जिले में ही मौजूद थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी IDEA के मुख्यालय में शिव नटराज की एक पट्टिका का अनावरण किया। इस शिव नटराज की प्रतिमा को भारत ने 1995 में इंटरनेशनल IDEA की स्थापना के समय उपहार के रूप में प्रदान किया था। स्वीडन में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रतिमा का अनावरण दिखाता है कि भारत और इंटरनेशनल IDEA के बीच लोकतांत्रिक सहयोग और संबंध कितने मजबूत हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वीडन में भारत के दूतावास में भारतीय कारोबारियों से भी मुलाकात कर उनके साथ बातचीत की। पाकिस्तान को हवाई मार्ग से श्रीलंका के लिए उड़ान की अनुमति नहीं दिए जाने के आरोप पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बयान को हास्यास्पद बताकर खारिज किया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का ये बयान भारत विरोधी गलत सूचना फैलाने की एक और नाकाम कोशिश को दिखाता है। बयान में कहा गया है कि श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति का अनुरोध इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को 1 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे प्राप्त हुआ। चक्रवात दितवाह की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई की और 1 दिसंबर 2025 को शाम 5:30 बजे प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति दे दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इन मुश्किल वक्त में सभी उपलब्ध साधनों के जरिए श्रीलंका की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक बेनतीजा रही। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की पुतिन से हुई मुलाकात में शांति प्रक्रिया पर कोई बात नहीं बन सकी। बंद दरवाजों के पीछे कई घंटे चली इस बैठक के बाद क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वार्ता काफी उपयोगी रही, लेकिन हम अभी यूक्रेन में संकट को हल करने के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस पर अभी और काम किया जाना बाकी है। वहीं इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले पुतिन ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह रूस के खिलाफ जंग में शामिल हुआ तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा।
साथ ही उन्होंने यूक्रेन पर यूरोप के काउंटर प्रपोजल को नामंजूर बताते हुए खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संकेत दिया कि वे अगले साल की शुरुआत में फेडरल रिजर्व के नए चीफ का नाम घोषित करेंगे, जिससे महीनों से चल रही अटकलों को नई हवा मिल गई है। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि उन्हें पहले से ही पता है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली केंद्रीय बैंक की कमान किसे सौंपनी है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो चयन प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इस पद में दिलचस्पी न होने की बात कह दी है। अब चर्चा इस पर है कि ट्रंप किस नए चेहरे को फेड की बागडोर सौंपेंगे और ये बदलाव अमेरिकी आर्थिक दिशा को कैसे प्रभावित करेगा। बात करते हैं क्रिकेट की, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने का सुनहरा मौका है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला है, ताकि वे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर सकें। रांची जीता, अब जीतेंगे रायपुर। जीत की हुंकार भरने के बाद अब टीम इंडिया की यही है पुकार। विराट और रोहित का जबरदस्त फॉर्म पहले वनडे में दिखाई दिया। ऐसे में टीम इंडिया की बल्लेबाजी को एक बार फिर से इनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। लेकिन चिंता का विषय इन दो को छोड़ बाकी बल्लेबाजों का फॉर्म है, क्योंकि किसी एक पर निर्भर होकर मुकाबला नहीं जीता जा सकता। पिछले मैच में कप्तान केएल राहुल ने 60 रन जरूर बनाए, लेकिन स्पिनर्स के आगे वो भी संघर्ष करते दिखाई दिए। गेंदबाजी की बात की जाए तो हर्षित राणा ने मैच में कुल 3 विकेट लिए, जहां नई गेंद से 2 विकेट चटकाए, लेकिन बाद में काफी रन लुटा दिए, जिस पर उन्हें नियंत्रण रखना होगा। वहीं स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव की गेंद ने कमाल दिखाया। उनकी गेंदों की विविधता ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उनके लिए ये मैच सीरीज बचाने के रूप में होगा। ऐसे में वो हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी पहलू मानसिक तौर पर खुद को मजबूत करना होगा। वहीं इस मुकाबले के लिए केशव महाराज और टेम्बा बेवुमा की वापसी हो सकती है। ऐसे में टीम को इनसे मजबूती मिलेगी। रायपुर के मैदान पर अब तक केवल एक ही वनडे मैच खेला गया है, जहां साल 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में अपने दमदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जहां 5 दिसंबर को भारत का सामना बेल्जियम से होगा। टीम ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड को 5-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। भारत इससे पहले चिली को 7-0 और ओमान को 17-0 से हराया था। भारतीय टीम चेन्नई में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। हालांकि टीम के सामने बेल्जियम होगी, जो काफी मजबूती के साथ इस विश्व कप में सामने है। बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महाराष्ट्र के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाने में सफलता पाई और 58 गेंद में करियर का तीसरा T20 शतक पूरा किया। वैभव 61 गेंद में 7 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 108 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। इसी के साथ वैभव दुनिया के पहले युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में 3 T20 शतक जड़े हैं। महज 16 की उम्र में ही उन्होंने महज 16 ही T20 मैच खेले हैं और वैभव ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाया। वैभव ने इससे पहले IPL 2025 में शतक लगाकर कमाल किया था। फिर एशिया कप राइजिंग स्टार्स में UAE के खिलाफ भी उन्होंने शतक बनाया था। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल बोधगया की पवित्र धरती पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगयान शुरू हो चुका है। मंगलवार से शुरू हुआ ये आयोजन 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान सड़कों पर गूंजते बौद्ध मंत्रों के बीच 40 से अधिक देशों से आए अनुयायी इकट्ठा हुए। ज्ञान प्राप्ति के इस स्थल पर भिक्षु और श्रद्धालु त्रिपिटक अर्थात बुद्ध की शिक्षाओं के 3 टोकरियों के अंशों का सामूहिक पाठ कर रहे हैं, जिसे
थेरवाद परंपरा में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ संग्रह माना जाता है। ये वार्षिक समारोह अपनी तरह का सबसे बड़ा थेरवाद बौद्ध समागम है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हजारों भिक्षु और श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष 15,000 से ज्यादा भारतीय भिक्षुओं और आम लोगों के साथ साथ अमेरिका, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।